स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पूरे 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। सारे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर से मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं आपके। तो बहुत ज्यादा पूरा आप देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। जिस तरीके का आपका लेवल आ रहा है, कल के एग्जाम में पता लग गया हमें किस टाइप का लेवल अभी कल आया था, इजी टू मॉडरेट था, उसी टाइप के आपके क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। सब एक्सपेक्टेड हैं, सब आने के चांसेस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी है आपका इंपॉर्टेंट, तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस सेट का, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। ठीक है, एरर से देख लेते हैं पहले क्वेश्चन कि द प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड बर्निंग एंड इचिंग। तो जो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि द प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिकेशन, मतलब ये जो मेडिकेशन है, जो भी इनका दवाइयाँ चल रही हैं, वो मेडिकेशन जो है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इंक्लूड बर्निंग, जिसमें क्या है बर्निंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है, इचिंग होने लगती है, बर्निंग होने लगती है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर लग रही है आपको, ए में, बी में, सी में, या फिर सही सेंटेंस लग रहा है, नो एरर है। कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि आपका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए द प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है कि द प्रोबेबल, ये आपका क्या प्रोबेबल क्या है, एक एडजेक्टिव है, किसके लिए, साइड इफेक्ट्स के लिए। तो जो साइड इफेक्ट्स हैं उनकी बात हो रही है। जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें क्या आता है, बर्निंग आती है, इचिंग आती है। तो साइड इफेक्ट्स आपके क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ तक तो आपका सही है, ऑफ दिस मेडिकेशन इंक्लूड, उसमें क्या इंक्लूड करता है, बर्निंग और इचिंग। ठीक है, इंक्लूड जो है, इंक्लूड ये आपका क्या है, वर्ब है। इंक्लूड पे फोकस करिए, इंक्लूड आपका क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट्स, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आ गई, इंक्लूड्स नहीं करा है, तो आपका बर्निंग एंड इचिंग यहाँ भी सही है। तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई एरर नहीं मिल रही है। फर्स्ट सेंटेंस ही आपको क्या मिल गया है, नो एरर का। क्या मिल गया है आपको, नो एरर का सेंटेंस मिल गया है। देखिए यहाँ पर एरर क्या हो सकती थी कि जैसे साइड इफेक्ट्स तो आपके सब्जेक्ट है, साइड इफेक्ट्स आपका क्या है, प्लूरल है। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल। और ये जो वर्ब इंक्लूड दे रखा है ये भी यहाँ पर प्लूरल है। लेकिन इसमें एरर क्या कर सकते थे ये लोग, क्या कर सकते थे, इंक्लूड्स कर देते, इंक्लूड्स कर देते थे। तब आप क्या करते यहाँ पर, तब आप एस को हटा देते और इसे प्लूरल बना देते। क्या बना देते, प्लूरल। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो सेंटेंस में नो एरर है, कोई भी एरर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ही शार्पेंड हिज पेंसिल बट द लेड ब्रोकन हैज as soon as he started writing। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो he sharpened his, मतलब पेंसिल कटर से करी, उसने शार्प करी, पेंसिल को छीला, शार्पन करा उसने, his पेंसिल, उसने अपनी पेंसिल को शार्पन किया, शार्प किया, बट द लीड ब्रोकन as soon as he started, मतलब जैसे ही उसने शुरू किया लीड जो थी उसकी टूट गई। अब यहाँ पर एक तो लीड होता है, लीड करना, वो लीड नहीं है, यहाँ पर ये लेड है। लेड मीन्स क्या होता है, जो बिल्कुल पेंसिल की जैसे मार्कर है, इसकी क्या है, ये बिल्कुल टिप है ना, जो ब्लैक कलर का ये है, तो लेड होती है, पेंसिल में भी लेड होती है, ब्लैक कलर की अंदर पूरी लेड होती है उसकी, तो वो आपका लेड है। यहाँ पर उस लेड की बात हो रही है, लीड की बात नहीं हो रही है। तो ये आप समझ लीजिए कि he sharpened his pencil but the lead as soon as he started writing broken हो गई। वो जैसे उसने शुरू किया, उसने बहुत शार्प कर ली थी, जैसे लिखना बहुत शार्प कर लो तब भी पेंसिल की लेड क्या है, टूट जाती है। तो उसने जैसे लिखना शुरू किया वैसे ही वो ब्रोक हो गई। तो यहाँ पर देखिए क्या एरर आ सकती है, as soon as he started writing, पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में है, आगे शार्पन दे रखा है, इधर भी स्टार्टेड है, सही है। यहाँ पर आपको मिस्टेक ब्रोकन, ये देखिए वर्ब जो आपकी ब्रोकन दे रखी है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दी, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के आ गई है। बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई थर्ड फॉर्म कैसे आ सकती है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, जो लेड थी वो टूट गई। ठीक है, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो यहाँ पर ब्रोक आ जाएगी, सेकंड फॉर्म इसकी पास्ट एंड डेफिनेट। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, बी वाले में। ठीक है, ब्रोक कर लीजिए, ब्रोकन को हटाकर। लीड आपकी देखिए, लेड को आप मत समझिए कि लीड आपकी वर्ब है, लीड वर्ब नहीं है, यहाँ पर लेड है, पेंसिल की लेड, पेंसिल की टिप, नोक जो होती है उसकी, वो वर्ब आपकी क्या है, ब्रेक। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, हम ब्रोक कर लेंगे, सेकेंड फॉर्म बना लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। देखिए, नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो द चिल्ड्रन वर सैड एट लीविंग द हाउस।
मतलब पेरेंट्स ही नहीं, बच्चे भी क्या थे, घर को छोड़ते हुए बहुत ज्यादा क्या थे, सैड हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। ये कहा गया है क्वेश्चन में। अब आपको ये जो बट आल्सो है, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, सो इवन आएगा, नॉट ऑल्सो आएगा, एज ऑल्सो आएगा, ये नो इम्प्रूवमेंट आएगा। सही लिखा हुआ है बिल्कुल, सेंटेंस बताइए। देखिए आपका क्या कॉम्बिनेशन होता है, देखिए आपका क्या कॉम्बिनेशन होता है, कुछ आपके नॉट ओनली हो गया, इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, बट ऑल्सो, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है। हमेशा नॉट ओनली जब भी आपको दिखेगा तो उसके आगे सेंटेंस में बट ऑल्सो ही लगाना है, ना तो आपका ये लगाना है सो इवन, ना नॉट ऑल्सो, ना एज ऑल्सो, क्या लगाना है, बट ऑल्सो। ऐसे ही आपका क्या होता है कि जैसे मैंने कल भी लेकर आया था, ये भी बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है, हार्डली स्कार्सली हो गया, ठीक है, हार्डली स्कार्सली हो गए, तो इनके आगे हमेशा आपको क्या देखना को मिलेगा, व्हेन। इनके आगे हमेशा कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, व्हेन का। और फिर क्या होता है, एक नो सूनर भी होता है, नो सूनर होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नो सूनर के बाद आपको हमेशा सेंटेंस में आगे क्या मिलेगा, देन। तो इसका कॉम्बिनेशन होता है हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट नॉट ओनली आ गया, आपको पता होना चाहिए, बट ऑल्सो आएगा, नो सूनर भी आ सकता था, देन आएगा, तो ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रूल है आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट। द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस डे बाय डे। क्या कहा गया है कि जो हाउसिंग प्रॉब्लम है, मतलब घरों की प्रॉब्लम है, घर की बहुत परेशानी, मुंबई क्या है, बहुत बिग सिटी है एकदम, बहुत ज्यादा उसमें घर मिलते नहीं है रहने के लिए, तो हाउसिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, वहां पर घर आप नहीं मिल पाते हैं। तो हाउसिंग प्रॉब्लम जो मुंबई में है, हाउस की प्रॉब्लम बिकम्स मोर सीरियस डे बाय डे, मोर सीरियस होती जा रही है, सीरियस होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है, डे बाय डे। डे बाय डे मतलब दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन होती जा रही है, ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो बिकम्स जो दे रखा है, इसकी जगह पर ये जो वर्ब है, इसकी जगह पर क्या आएगा आपका, इज बिकमिंग आएगा, हैज बिकम आएगा, बिकम आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट इसमें भी होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्या आपका आंसर आ रहा है। तो द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई, अब इसमें बात करी गई है जो हाउसिंग प्रॉब्लम है मुंबई की, वो दिन पर दिन क्या होती जा रही है, सीरियस होती जा रही है। तो ये प्रोग्रेसिव टेंस है कि इसमें प्रेजेंट की बात करी गई है कि दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, सीरियस होती जा रही है इसकी प्रॉब्लम। तो जब भी प्रोग्रेसिव कोई टेंस होता है और आगे इसका लगा भी है डे बाय डे, क्या लगा है आगे कि दिन पर दिन ये क्या है, बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही है। क्या है आगे देखिए, डे बाय डे। डे बाय डे क्यों लगा है, दिन पर दिन, ये आपको बता ही रहा है कि प्रोग्रेसिव क्या है, प्रोग्रेसिव कंडीशन हो रही है, प्रोग्रेसिव हो रही है, ठीक है, प्रोग्रेसिव कंडीशन। तो प्रोग्रेसिव है, तो जब भी प्रोग्रेसिव कोई कंडीशन होती है उसको हम लोग किसमें बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रोग्रेसिव सिचुएशन आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है हाउसिंग की सिचुएशन जो है प्रॉब्लम की मुंबई में, तो बिकम्स की जगह पर इज बिकमिंग, आपका जो ए वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, इज बिकमिंग, इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इज बिकमिंग को करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि याद रखिए कभी भी डे बाय डे हो गया या आपको लगे प्रोग्रेसिव हो रही है सिचुएशन, तो उसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कि भाई वर्तमान में भी ये क्या है, स्थिति जारी है, चल रही है, ठीक है। समझ गए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल भी आपका, डे बाय डे। और एक और चीज यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि क्या है, डे, और यहाँ पर भी आपका क्या है, डे। तो डेज या डेज नहीं कर देंगे, या डेज बाय डे नहीं कर देंगे, दोनों तरफ सेम होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर। दिन पर दिन, जब बाई के साथ दो आपके नाउन जुड़े होते हैं तो दोनों आपके क्या होंगे, सिंगुलर। दिनों दिन नहीं, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक रूल है, इस पर भी एरर आती है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने एरर में देखा है, मैंने आप लोगों को इस वाले प्रैक्टिस सेट में कराया भी है, जो मैं करा रही हूँ ना प्रैक्टिस सेट की सीरीज, आप सारे प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं फिलर्स अपने, कि अबाउट 3 years ago an old man name was Paul used to live in this house। कि 3 साल पहले अबो एक जो बूढ़ा आदमी था जिसका नाम क्या था, पॉल था। ये बात करी गई है जिसका नाम पॉल था, यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस, इस घर में रहता था, ये बात हो रही है। तो अब यहाँ पर जिसका के लिए हम लोग क्या बताएंगे, भाई एक ओल्ड मैन था, नाम पॉल था, तो नाम पॉल था के लिए क्या बोलेंगे, जिसका नाम पॉल था।
तो जिसका के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए आपके ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है, हु है, विच है, हुज है, whom है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए ये हु जो आपका है, हु क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है आपका। तो सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है, हु इज द टीचर बोल सकते हैं। तो हु के बाद डायरेक्ट आपकी वर्ब आती है, हु के बाद आपका डायरेक्ट वर्ब आती है, हु के बाद नाउन नहीं आएगा। हु आपका अपने आप में नाउन है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हु तो नहीं आएगा, हु नेम वाज पॉल, जो नाम पॉल था, ये नहीं होगा, ठीक है। हुज, जिसका, हुज किसके लिए होता है, जिसका के लिए। हु हो गया, हुज हो गया, हु हुज, जो जिसका, जो जिसका, हुज क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, जिसका नाम पॉल था, ठीक है। विच क्या होता है, नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, नॉन ह्यूमन बीइंग आपके होंगे उनके लिए आएगा। तो यहाँ तो भाई ओल्ड मैन ह्यूमन बीइंग है, तो उसके लिए विच तो नहीं आएगा, विच भी आपका सब्जेक्टिव केस है। विच नेम वाज पॉल, ये भी नहीं आ सकता, विच तो आता ही नहीं है, नॉन ह्यूमन के लिए आएगा। whom क्या होता है, किसको, whom के बाद भी आपकी क्या आती है, ऐसे बोल सकते हैं ना, whom is this pen, ये पेन किसका है, किसको, तो ये बोलते हैं। whom किसका आता है, whom मतलब होता है किसको, whom किसको, और whose जिसको। तो यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है, जिसका या जिसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी किसको या किसका कर सकते हैं। तो whose क्या होता है, whose आना चाहिए कि भाई जिसका नाम पॉल था, और ये who का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये क्या होता है, who का ऑब्जेक्टिव केस, who का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए है, हमें who नहीं बताना है, जो की बात नहीं हो रही है, जिसका की बात हो रही है। ओल्ड मैन है, जिसका नाम पॉल था, तो whose वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, whose नेम वाज पॉल, और whose के बाद आपको याद रखना है, whose हो गया या whom हो गया, इन दोनों के बाद ही आपका क्या आता है, पहले आपका नाउन आएगा, फिर आपकी कोई वर्ब आएगी, मतलब सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। और who के साथ आपका क्या आ जाता है, डायरेक्ट आपकी वर्ब आ जाती है। जैसे अभी बताया, who इज द टीचर, डायरेक्ट, क्योंकि वो अपने आप में नाउन है, वो अपने आप में सब्जेक्ट है, तो उसके बाद डायरेक्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद डायरेक्ट क्या है आपका, वर्ब आ जाती है। तो आपका whose वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। whose समझ गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, आई साइन दिस साइंस प्रोजेक्ट लंदन, कि भाई मैंने साइन किया है साइंस प्रोजेक्ट लंदन। अब लंदन क्या, इन लंदन या बीनीथ लंदन, इनटू लंदन या बाय लंदन, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखिए प्रेपोजिशन से भी कल की मैंने एनालिसिस करी थी, आप मेरी वीडियो देखिए लाइव वाली, कल शाम 8 बजे कि लाइव वाले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन जो मुझे पता लगे वो मैंने बताए हैं। तो उसमें क्या है, प्रपोजिशन के भी बच्चे बता रहे थे कि आए हुए क्वेश्चन से, तो एरर में या फिलअप में वो बता रहे थे, जो बच्चों से मेरी बात हुई है, तो इसलिए मैंने उठा लिया एक प्रपोजिशन का भी क्वेश्चन, ठीक है। आज शाम को 7 बजे जरूर आइएगा सब लोग, लाइव में अपने एनालिसिस करेंगे हम लोग, और क्वेश्चंस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा एग्जाम हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। शाम को 7 बजे जरूर आइएगा एनालिसिस में, तीनों शिफ्ट की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आई साइन दिस साइंस प्रोजेक्ट इन लंदन होना चाहिए, मैंने लंदन में साइंस प्रोजेक्ट साइन किया, ठीक है। इन लंदन, भाई बिग सिटीज के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। बीनीथ मतलब नीचे हो गया, भाई लंदन के नीचे तो नहीं किया, नीचे की ओर नीचे हो गया, ठीक है, तो बीनीथ नहीं होगा। इनटू मतलब इनटू द वेल बोलते हैं, इनटू, तो इनटू भी नहीं होगा आपका, बाई लंदन भी नहीं होगा किसी के द्वारा, तो इन लंदन। सिंपली आपका मे का सेंस आ रहा है कि मैंने लंदन में साइंस प्रोजेक्ट साइन किया है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इन मे का सेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो, और बिग सिटीज से पहले हम लोग इन भी लगाते हैं, इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपने इडियम्स फ्रेजेस। क्या लिखा है आपको, ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक, ये आपका है, ठीक है, ये आपका इडियम है। तो देखिए क्या ऑप्शंस में आपके दे रखे हैं, आउट ऑफ डेंजर है, वेरी डियर है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, कंसल्टिंग सीरियसली है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, कौन सा करेक्ट होगा। देखिए ऑल ग्रीक टू मी का क्या मीनिंग होता है, ऑल ग्रीक मतलब सब कुछ ग्रीक में है, मतलब ऐसी भाषा में लिखा हुआ है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रीक भाषा हो गई, भाई नहीं आती है किसी को, नहीं समझ में आ रही है, तो ऐसा कोई चीज जो आपके समझ से परे है, समझ से बाहर है, भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो
तो वो चीज आपकी हो गई जो अंडरस्टूड नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही है, तो वो क्या हो गई ऑल ग्रीक। ग्रीक से आप याद रखिए कि भाई ग्रीक है, ग्रीक भाषा क्या है आपकी, आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या हो गई आपके समझ से परे है, नहीं समझ में आ रही है कोई चीज। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब कॉम्प्रिहेंस करना क्या होता है, अंडरस्टूड करना, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल क्या हो गया, जो हम समझ ना सकें, जिसको अंडरस्टूड ना कर सकें, ठीक है, तो वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल आपका हो जाएगा। ग्रीक से याद रखिए, ग्रीक भाषा हो गई मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो जो अंडरस्टैंड ना कर सके वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा। आउट ऑफ डेंजर नहीं होगा, भाई खतरे से बाहर, वेरी डियर बहुत प्यारा, ठीक है, कंसल्टिंग बहुत कंसल्ट कर रहे हैं सीरियसली, वो भी होगा। तो ऑल ग्रीक टू मी इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिए। चलो टू बी ऑल ईयर्स, नेक्स्ट आपका क्या है, टू बी ऑल ईयर्स, क्या है, टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स का इडियम का क्या मीनिंग होता है बताइए। देखिए टू बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है कि बहुत ही ध्यान से, उत्सुकता के साथ हम कोई बात जब सुन रहे होते हैं, ईगरली जब हम कोई बात सुनने के लिए बिल्कुल बैठे होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट जैसे दादी नानी है उनके साथ हम लोग क्या है जब कहानियां सुनते थे छोटे पे, तो बहुत ईगरली हम लोग बिल्कुल क्या है बैठ के कहानी सुन रहे हैं, बहुत उत्सुक रहते थे, बिल्कुल कान खड़े कर लेते थे, भाई क्या बोल रही है नानी, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से इंटरेस्ट के साथ ले लेके सुनते थे। तो वो आपका क्या हो जाता है, ऑल ईयर्स, मतलब अपने सारे कानों को खोल के सुन रहे हैं। टू बी ऑल ईयर्स मतलब बिल्कुल अटेंटिव हो जाना, बिल्कुल दृढ़ता के साथ एकदम अटेंटिवली हम क्या है बात को सुन रहे हैं, ईगरली सुन रहे हैं, उत्सुकता के साथ। तो कौन सा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें है कि बहुत ज्यादा रेडी रहते हैं और ईगर रहते हैं सुनने के लिए। ऑल ईयर से, ईयर से आप याद रखिए कानों से भी सुना ही जाता है, तो बहुत ज्यादा हमने अपने कान खोल लिए हैं, ईगर है, रेडी है सुनने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज ईयर्स, बहुत बड़े ईयर्स का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है कि बड़े ईयर्स होने से ज्यादा सुनाई नहीं देगा, छोटे कानों में उतना ही तब भी सुनाई देगा, ठीक है। टू बी इंक्विजिटिव एंड क्यूरियस मतलब क्यूरियस होना, बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव होना, तो ये भी नहीं आपका होगा, लेकिन सुनने के लिए हम लोग ईगर होते हैं तब आपका होता है। टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। टू बी इम्पेशेंट, इम्पेशेंट है भाई धैर्य नहीं है अबाउट समथिंग, ये भी नहीं होगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। टू बी ऑल ईयर्स वेरी अटेंटिव हो सकता है, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, पैसिव। पैसिव देखते हैं, चलो। मिस्टर दत्ता टीचेस अस इंग्लिश, कि मिस्टर दत्ता जो है वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आपका इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट पैसिव है, देख लीजिए। अब ये सेंटेंस आपका पहली बार तो ये बताएं लिखा किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना लिखा है, टीचर्स है, टीच को सिंगुलर बनाया है, एस लगाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, इज आर एम लगाते हैं, V3 लगाते हैं, तो कुछ नहीं देखना है, एलिमिनेशन करना है। इज आर एम देखिए, अब मिस्टर दत्ता टीचेस अस इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हमारा क्या आना चाहिए, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस इज अ सिंगुलर नाउन हो जाएगा, तो सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इज का। अब इज आपको देखना है कहाँ पर मिल रहा है, भाई ए वाले में तो वी आर मतलब कुछ और ही है, इज ढूंढो, बस इज ढूंढना है और कुछ नहीं करना है। इज आपका लगा है ओनली सी वाले ऑप्शन में, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर दत्ता, सही हो गया बिल्कुल कि भाई इंग्लिश सिखाई जाती है हमें मिस्टर दत्ता के द्वारा। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में आपका सी इज दे रखा है। बाकी देख लेते हैं कि कैसे करना है। आपको हमेशा ये वाले क्वेश्चंस जैसे PQRS भी हो गया, क्लोज टेस्ट में भी हो गया, पैसेज ये हो गया, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सबको एलिमिनेशन से किया करिए, टाइम बहुत बचेगा आपका, क्योंकि ऐसे आप पूरा पढ़ेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या वाला था हमारा, बाय मिस्टर दत्ता वी आर टॉट, ये नहीं होगा, वी आर टॉट हमें बताना है इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वी हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर दत्ता, हैव बीन कर दिया है, हमें पता है इज आता है, आर बीन डी वाले में कर दिया है, ये भी नहीं आएगा, इन्होंने तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव बना दिया है। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर दत्ता, ठीक, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ज्यादा टफ नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट पैसिव देखते हैं, ही मेड हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, कि उसने एप्लीकेशन अपनी जो है, ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन, उसने भाई मेल करी है अपनी एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब के लिए, न्यू जॉब के लिए एप्लीकेशन मेल करी है। सेंटेंस आपका किसमें है, सेंटेंस आपका है
नो डाउट पास्ट इंडेफिनिट में भाई मेड लगा है, सेकंड फॉर्म लगी है, तो कौन सा है, कौन से में है आपका, ये पास्ट इंडेफिनिट में है कि भाई पास्ट इंडेफिनिट उसने मेल कर दी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन जो हो गया आपका वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा और ही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सबसे पहली बात पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग कैसे पैसिव बनाते हैं, क्या लगाते हैं, वॉज वर लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जब सब्जेक्ट बनेगा तो आपका क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। सिंगुलर के लिए वॉज आता है, तो वॉज आप देखिए किस किस में लगा है, द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वॉज मेड, ए वाले में वॉज है और किसमें है, सी वाले में नहीं है, डी वाले में है, बी वाले में नहीं है। तो बी और सी को एलिमिनेट कर दीजिए, ए और डी को देखते हैं। ए वाला है द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वॉज मेड बाय हिम, सही है, बिल्कुल सही लग रहा है। ही आपका हिम में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया आपका, एप्लीकेशन द एप्लीकेशन बन गई आपकी, सब्जेक्ट बन गया, फॉर अ न्यू जॉब तो आपका एक्स्ट्रा में है, ठीक है, फ्रेज है। चलो एक्स्ट्रा सेंटेंस में वर्ड है, सेंटेंस है आपका। और फिर डी वाला देखते हैं कि न्यू जॉब वॉज मेड बाय हिम, कि भाई न्यू जॉब को मेल कर दिया है उसके द्वारा, तो ये तो बिल्कुल सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया, बेकार हो गया। तो करेक्ट कौन सा हो गया, ए वाला ऑप्शन आपका, कि द एप्लीकेशन जो है वो मेल करी गई है उसके द्वारा एक न्यू जॉब के लिए, ठीक है। ही इज द मेलर, यहाँ पर इज लगा दिया है सी वाले में, इसलिए ये नहीं होगा। बी वाले में क्या कर दिया, इज मेल्ड बाय हिम, दोनों में इज है, आपको बस ये देखना है वॉज होना चाहिए, दो में था, उन दोनों में, डी वाले में तो मीनिंग ही बिल्कुल चेंज है, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए वन वर्ड्स देखते हैं फटाफट से हम लोग अपने, क्या है वन वर्ड, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस मतलब एकदम बंद जगह से आपको डर लगता है। कन्फाइंड प्लेसेस जो होते हैं आपके, बिल्कुल कोई छोटी सी जगह हो गई, ठीक है, कोई छोटी सी जगह है और आप वहां पर नहीं रुक पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। कन्फाइंड प्लेसेस मतलब कोई छोटा सा रूम हो गया, ये स्टोर रूम हो गया, ये कोई बंद कमरा है, सीमित लिमिटेड एरिया है, वहां पर रुकने में हमें क्या है, डर लगता है, हमें एंजाइटी होती है, तो वो कौन सा डर कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, ए वाला ऑप्शन, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया इसका मतलब क्या होता है कि सीमित जगह से डर लग रहा है, कम जगह में रुकने से डर लग रहा है, बंद जगह में रुकने से डर लग रहा है, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ऐसे आप याद रखिए, क्लॉज को कैसे याद रखिए, क्लोज, क्लोज कर लीजिए, जैसे ये क्लोज लिखा है कि मतलब बंद जगह है, बिल्कुल कम जगह है, बंद जगह है, सीमित है, लिमिटेड है, तो वो क्या हो जाएगी, उससे डर लगना, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस मतलब क्लोज प्लेसेस, बंद प्लेसेस, कम जगह के प्लेसेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसमें आपके क्या है, तीन वन वर्ड हो जाते हैं, कि एक तो ये हो गया, ज़ूफोबिया क्या होता है, जू मतलब क्या, जू में होते हैं बहुत सारे एनिमल्स, तो जिसे एनिमल से डर लगता है वो ज़ूफोबिया हो गया, मतलब हर ही एक जानवर से डर लगता है, फियर होता है, एंजाइटी होती है। एरोफोबिया क्या हो गया, फ्लाइंग से डर लगना, कि भाई एरोप्लेन में जाने से डर लग रहा है, हवा में उड़ने से डर लग रहा है, हवा का डर लग रहा है, तो वो फ्लाइंग से जो इंसान डरता है उसको क्या होता है, एरोफोबिया होता है। एरो से क्या याद रखिए, एरोप्लेन, एरोप्लेन में बैठने से डर लग रहा है, उड़ने से डर लग रहा है, हवा में उड़ने से डर लग रहा है, तो वो क्या हो गया आपका, एरोफोबिया। तो एक क्वेश्चन में आपके तीन करेक्ट हो गए, तीन वन वर्ड मिल गए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोबिया से आपका आए हुए भी हैं, कल की क्षेत्र में फोबिया आए हुए हैं आपके वन वर्ड में, इसलिए मैंने ले लिए हैं फोबिया के भी क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानवता से ही नफरत करता है। मैनकाइंड कोई मानव से नफरत करता है, मानवता से नफरत करता है, उसे क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अरे इधर फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस में तो साइनोफोबिया रह ही गया। साइनो मतलब क्या होता है, साइनो मतलब होता है डॉग्स, जो डॉग से डरता है। साइनो रिप्रेजेंट, जहां पर भी साइनो मिले मतलब वो डॉग से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, बर्ड है, तो डॉग से जब डर लगता है तो वो साइनोफोबिया हो जाता है, ठीक है। चार, एक में आपके चार करेक्ट हो गए वन वर्ड, एक क्वेश्चन में चार वन वर्ड आपको मिल गए हैं। तो हम कहां पर थे, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है, और डी वाला ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज है। तो जो मानवता से नफरत करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। ए वाला ऑप्शन मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, मिस क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, एंथ्रो मतलब क्या हो गया, ह्यूमन से रिलेटेड वर्ड होता है, एंथ्रोस
एंथ्रो मिस एंथ्रोपिस्ट क्या हो गया, जो पर्सन मानवता से नफरत करता है, ह्यूमन से नफरत करता है, मैनकाइंड से नफरत करता है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या हो जाता है भाई, जो अस्तित्ववादी होता है कि एग्जिस्टेंस क्या है ह्यूमन की, उस पे अस्तित्ववादी कोई पर्सन हो गया, वो हो गया एग्जिस्टेंशियलिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट तो इसका अपोजिट हो जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम, उसका मतलब क्या हो जाता है, परोपकारी। परोपकारी कोई पर्सन होता है, ठीक है, दूसरों की और मदद करता है, मानवता दिखाता है, मानवता से प्रेम करता है, तो इसका मिसएंथ्रोपिस्ट का क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रो में भी एंथ्रो है ह्यूमन की, फाइल मतलब क्या होता है, प्रेम करना, देखिए लिख दे रहे हैं, समझ जाइए, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट यहाँ पर भी एंथ्रो है, यहाँ पर भी एंथ्रो है, ये भी ह्यूमन है। यहाँ पर क्या है, फाइल, ये जो फाइल जहाँ पर आपका लगा होगा उसका मतलब हो जाएगा लव करना, प्रेम करना, लव। तो जो मानवता से लव करता है, ह्यूमन बीइंग से लव करता है, उनके लिए परोपकारी होता है, हेल्प करता है, सेवा भाव रखता है, तो वो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाता है, परोपकारी। यहाँ पर मिस हो गया नेगेटिव, मिसएंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड से नफरत करता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये इसका एंटोनिम हो गया, कि इसमें भी आपके क्या है, 3 वन वर्ड कंप्लीट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट वन वर्ड देख लेते हैं, टू रिनंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, कि भाई त्यागना कोई हाई पोजीशन, जब आप किसी अच्छी पोजीशन पर हैं, किसी पद पर हैं, या आपके पास अच्छा नियंत्रण है किसी पद का, तो उसे कंट्रोल को आप जब त्याग देते हैं, कोई कुर्सी आपने सत्ता त्याग दी, कुर्सी त्याग दी, पद त्याग दिया, तो वो क्या कहलाता है, अबॉर्ट, एब्डिकेट, अबेंडन या फिर एब्डक्ट। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ देखते हैं। देखिए जब भी कोई इंसान अपनी सत्ता त्याग देता है, अपना एकदम हायर पोजीशन पर होता है, पद त्याग देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, लेकिन क्या त्यागना, सत्ता त्यागना। सत्ता तो उसी के पास रहती है जो बहुत हाई पोजीशन पर होता है, तो यहाँ पर भी हाई पोजीशन का जिक्र है, अपनी अथॉरिटी को त्याग देना, कंट्रोल को त्याग देना, तो वो आपका होता है एब्डिकेट, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अबॉर्ट क्या होता है, बीच में ही कोई काम छोड़ देना, अबॉर्ट द मिशन बोलते हैं, मिशन को भी बीच में ही रोक दो, बंद कर दो, ठीक है। अबेंडन मतलब क्या होता है, त्यागना होता है, अबेंडन करना। ए बी ए एंड डी वन होगा, यहाँ पर ओ लिखा है, ए एंड डी वन होगा, टाइपिंग में थोड़ी एरर हो गई, ओ की जगह पर ए कर लीजिएगा। अबेंडन मतलब क्या हो गया, त्यागना। एबडक्ट मतलब किसी का किडनैप करना, अपहरण करना, ठीक तो वो क्या हो जाता है, एबडक्ट। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, एब्डिकेट, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं आपके, याद रखिएगा। एब्डिकेट होता है आपका जब कोई सत्ता त्याग देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस हमारे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे, अब हमारा क्या क्या बचा हुआ है, सिनोनिम कर लेते हैं, सिनोनिम एंटोनिम देख लेते हैं। चलो फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर निम्बल, ठीक है। निम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका आया हुआ है ये। निम्बल का मतलब क्या होता है, इसका हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताइए चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा, कि लेजी है, डेलिकेट है, एजाइल है या फिर क्लीन है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो लेजी तो आपका हो गया सुस्त है, कोई इंसान लेजी है, लिथार्जिक है, सुस्त है। डेलिकेट क्या हो गया, बहुत ही सॉफ्ट है, कोमल है, नाजुक है, डेलिकेट है, ठीक है। एजाइल मतलब क्या हो गया, फुर्तीला है, एकदम जिंदा दिल टाइप का है, फुर्तीला है, लिवली है। क्लीन मतलब हो गया साफ। तो निम्बल मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा कोई इंसान जब आपका फुर्तीला होता है, लिवली है, भाई जिंदा दिल है, एक्टिव रहता है, बहुत ही एक्टिवनेस है उसके अंदर, तो वो क्या हो जाता है, निम्बल हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है, फुर्तीला, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेजी इसका एंटोनिम हो जाएगा, लेजी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम, कि भाई सुस्त है कोई इंसान, यहाँ पर फुर्तीला, यहाँ सुस्त है। समझ गए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका आर्टफुल। आर्टफुल का बताइए सिनोनिम। आर्टफुल सारे आपके एमटीएस लेवल के हिसाब से मैंने लिए हैं, जिस तरीके का आपका कल एग्जाम आया था उस तरीके से सारे क्वेश्चन हैं आपके। आर्टफुल, आर्टफुल का क्या होगा, यहाँ पर बिनाइन है, इग्नोरेंट है, प्रूडेंट है या फिर क्राफ्टी है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिनाइन मतलब क्या होता है, बिनाइन है कोई पर्सन, बहुत जेंटल है, बिनाइन। बिनाइन वर्ड्स क्या होता है, अच्छे के लिए, पॉजिटिव वर्ड होता है ये, ठीक है। इग्नोरेंट क्या होता है, इग्नोर करना, इग्नोरेंट करना किसी चीज को, इग्नोरेंट हो गया, इग्नोर करने लायक कोई चीज होती है, इग्नोरेंट हो गया। प्रूडेंट क्या होता है, कोई पर्सन बहुत विवेकी है, साहसी है, वो हो गया आपका प्रूडेंट। तो आर्टफुल का क्या मतलब होता है, बहुत पर्सन कोई क्या है, चालाक है,
अपना क्या है बहुत ट्रिक्स करता रहता है। आर्टफुल के आर्ट से याद रखिए, बहुत ही कलाकार टाइप का पर्सन है, बहुत ही चालाक है, अपने तरीके अपनाता है। जैसे सीरियल्स में नहीं होता है कि जो वैम्पायर्स होते हैं भाई, नेगेटिव रोल्स में जो आपके हैं वैम्पायर्स हैं, वो बहुत तरीके से क्या है सब सत्ता वो हड़पना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। आर्टफुल होते हैं, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, कैनी होते हैं। यहाँ पर आपका क्राफ्टी हो जाएगा, मतलब बहुत ही कलाकार होते हैं भाई। वो भी झूठ बोलना आसान नहीं है, बहुत ही लोगों को गुमराह करना आसान नहीं है। तो आर्टफुल है, क्राफ्टी है, चालाक है, चतुर है, क्लेवर है, अपना काम निकालते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका आर्टफुल कोई पर्सन, चालाकी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जेपटी। जेपटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग बता दीजिए क्या होता है जेपटी का। जेपटी का कौन सा होगा, एडवेंचर होगा, एमिटी हो गया, डेंजर हो गया, या फिर मैजिक हो गया, कौन सा होगा इसका परफेक्ट सिनोनिम। एडवेंचर क्या होगा भाई, एडवेंचर करते हैं हम लोग, एडवेंचर हो गया, एडवेंचर खेल कर रहे हैं, गेम्स हो गया, प्ले हो गया, एडवेंचर खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं, वो हो गया। एनविटी क्या हो गया, दुश्मनी हो गया, एनविटी हॉस्टिलिटी। ठीक है, डेंजर खतरा हो गया आपका। मैजिक क्या हो गया, जादू हो गया, मैजिक हो गया। तो जेपटी का मतलब क्या होता है, जेपटी का मतलब भी आपका क्या होता है, खतरा है, कोई चीज बहुत ज्यादा खतरे में, मतलब रिस्की कोई चीज है, जोखिम वाली चीज है, जोखिम है। ठीक है, जेपटी क्या हो गया, रिस्क हो गया। यहाँ पर आपका डेंजर करेक्ट हो जाएगा। डेंजर आपके में कौन से में दे रखा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेंजर है तो चीज में रिस्क है, बहुत ज्यादा खतरे, खतरा, खतरनाक है, हैजार्ड है, हैजार्डस बोलते हैं तो हैजार्ड हो जाएगा। खतरा है, बहुत ज्यादा हानिकारक कोई चीज है, तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, जेपटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जेपटी। ठीक है, चलो ये आपके हो गए, सिनोनिम एंटोनिम भी निपट गए हैं, ग्रामर के भी क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपकी बची है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर देख लेते हैं। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर में क्या है, असैसिनेट। असैसिनेट मींस क्या होता है, किसी की हत्या करना, कोई अच्छे पद पे है, मतलब कोई राजनेता हो गया, उसकी हत्या करना, राजा की हत्या करना, असैसिनेशन करना, असैसिनेट। तो कौन सी करेक्ट स्पेलिंग आपकी यहाँ पर हो जाएगी असैसिनेट की। देखिए मैं लिख दे रही हूँ करेक्ट स्पेलिंग, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे ये होगी करेक्ट। ठीक है, असैसिनेट, असैसिनेट। ये जो आपका डी वाले में ये है ना, ASSINAT, एस एस इनेट, ऐसे आपको याद रखना है जैसे कि मैंने बोला एस इनेट। असैसिनेट को ऐसे मत बोलिए एज भाई किसी ने किसी का मर्डर किया है, हत्या करी है, तो वो बहुत बड़ा गधा है, उसको पता नहीं है, वो पकड़ा जाएगा, डबल गधा है एज। ठीक है, एस मतलब क्या, गधा है, दो बार गधा है, इनेट। इनेट की तो लगा देंगे असैसिनेट। स्पेलिंग मिस्टेक आपकी कहाँ होती है, जैसे कि आपका ए वाले में एक जगह डबल एस है, बाद में एस नहीं है। बी वाले में क्या है, स्टार्टिंग में एस सिंगल एस है, बाद में डबल एस है, और सी में दोनों तरफ सिंगल एस है। लास्ट में स्पेलिंग आपकी सही रहती है असैसिनेट, असैसिनेट। ऐसे याद रखिए, दो बार गधा गधा, एस की स्पेलिंग लगाएंगे, फिर इनेट कर देंगे कि भाई बहुत बड़ा ह्यूज क्राइम किया है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी का मर्डर किया है, क्राइम किया है, तो भाई डबल डबल चीजें आएंगी। एस क्या आएगा, डबल एस। दूसरी बार में भी क्या आएगा, डबल एस। सजा मिलेगी तुम्हें, सजा मिलेगी, तो डबल डबल सजा मिलेगी, तो दो दो बार ऐसा आएंगे डबल डबल, या एस गदा गदा आप करके याद कर सकते हैं असैसिनेट की। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है आपकी। कन्वीनियंस की स्पेलिंग है आपकी क्या है, कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है कि भाई सुधार करना। कन्वीनियंस मतलब, सॉरी सुधार मैं बोल रही, मतलब अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार लोग चेंज हो जाते हैं ना, कभी आपके साथ अच्छे होते हैं, कभी आपके साथ बुरे हो जाते हैं, अपनी सुविधा अनुसार अपना बिहेवियर भी वो चेंज कर देते हैं कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मतलब जैसा आपको कंफर्ट हो, आराम हो, वैसी चीज करना सुविधा अनुसार। तो कन्वीनियंस की यहाँ पर कौन सी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, देखिए कन्वीनियंस की मैं लिख दे रही हूँ CONVENIENC, कन्वीनियंस यानी कि कंफर्ट हो गया, अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, यहाँ पर कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, देखिए कौन से ऑप्शन में आपकी ये लिखी हुई है, बी वाले में लिखी है CONVENIENC, कन्वीनियंस मतलब कंफर्ट। कैसे इसको याद करेंगे हम लोग, देखिए कन्वीनियंस
कन्वी तक तो सही है, CONVE होगा कन्वी। और नियस दो हिस्से में, जब भी देखिए बड़ी स्पेलिंग्स होती है उनको 2-3 हिस्सों में तोड़ लिया करिए, तभी आप अच्छे से क्या है याद कर लेंगे। ऐसे लाइन से तो नहीं याद कर पाएंगे, 2 हिस्सों में तोड़ लो, 3 हिस्सों में तोड़ लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। तो कन्वीनियंस को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, कन्वी कर लेंगे और फिर नियंस कर लेंगे कि भाई कंफर्ट है हमें। ये कैसे याद रखेंगे नियंस? सबसे ज्यादा मिस्टेक आपकी होती है ये जो आई और ई है, कि पहले आई ई कर देंगे या बाद में आई कर देंगे। तो जैसे कि आपका कौन सा वाला है, डी वाले में पहले ई कर दिया बाद में आई कर दिया। तो आपको याद सिर्फ ये रखना है कि कन्वीनियंस है। नीस की स्पेलिंग क्या होती है? नीस, नीस होते हैं ना, नीस नेफ्यू, भतीजी, भांजा, भतीजी, तो वो क्या होते हैं? नीस, नीस होता है। नीस की स्पेलिंग क्या होती है? NIEC। तो NIECE, नीस, नीस आते हैं तो हमें क्या होता है, हो जाता है, बहुत ही आराम होता है, कंफर्ट होता है, अच्छा लगता है उनके साथ। भांजे भतीजे आते हैं हम लोगों के, अच्छा लगता है, भांजी आती है। तो नीस की स्पेलिंग याद रखिए भाई, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस। तो नीस में क्या आता है? NIENCE, NIENCE, ठीक है, ऐसे याद रखिए। नहीं तो फिर कैसे याद कर सकते हैं इसको? कन्वी और नियंस, नियंस NIENCE, ठीक है। कंफर्ट होता है हमें, अपनी भांजी भतीजे आते हैं तो उनके साथ हमें आराम मिलता है, कंफर्ट होता है, खेलते कूदते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो कन्वी तो याद रहेगा और लास्ट में आपका सी ही आएगा। नीस की स्पेलिंग याद रखिए, NIECE होती है। एस नहीं होता है तो एस नहीं लगाएंगे, जैसे कि अदर ऑप्शन में आपका एस लगा हुआ है तो NIENCE करेंगे। नियंस, नीस की यहाँ तक होगी, एन को छोड़ देंगे, नियंस कर दीजिए, कन्वीनियंस, एन पुट कर देंगे, नीस लगा देंगे, ठीक है। NIE होता है, EI नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है आपकी? बी वाली, ठीक है। चलो PQRS देखते हैं, और एक PQRS भी देख लेते हैं। PQRS आपका क्या है? ABCD दे रखे हैं, ABCD है PQRS की जगह पर। अब आपको बताना है कैसे हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट होगा, पैरा जंबल होगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर बात हो रही है, एक हो रहा है इन द इवनिंग हो रहा है, तेजस्विनी would sing songs praising the Lord. She would go to the Lord's temple twice a day. Tejaswini was known in the village for her devotion to the Lord. In the morning she would take with her, ठीक है। बात हो रही है एक लड़की की जो मंदिर जाती है सुबह और शाम, ये बात हो रही है। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लेते हैं? इंट्रो को उठाते हैं। PQRS कैसे करेंगे? पहले तो ये देखिए कि लास्ट में, हर ऑप्शन के लास्ट में जो भी आपका सेंटेंस है वहां पर एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि कभी कभी ऑफ पे सेंटेंस एंड हो जाता है, दा पे हो जाता है, तो अगर वो लास्ट में जैसे CADB है, बी में अगर यहाँ पर दा पे कोई सेंटेंस ऑफ हो जाए, मतलब बंद हो जाए, या ऑफ पर क्लोज हो जाए, तो ऑब्वियसली वहां पर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी पैसेज नहीं बंद होगा। तो वो ऑप्शन अगर आपका दे रखा होता है तो उसको तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है जहाँ पे आपका सेंटेंस एंड ना हो सके, तो एंडिंग से तो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। अब हम लोग क्या उठाते हैं? इंट्रोडक्शन, यानी सी वाला ऑप्शन कि तेजस्विनी जो है वो विलेज में क्या जानी जाती हैं? डिवोशन के लिए, भाई भगवान की पूजा करने के लिए वो जानी जाती हैं तेजस्विनी। तो सी वाला ऑप्शन तो आपका पहले रहेगा। तो सी वाला आपका किस में है? ए में है और सी में है। बी और डी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे, पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बी और डी जो है आपके, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। अब सी से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली जब हम पूजा करने जाएंगे, 2 बार पूजा करेंगे, तो पहले सुबह होगी और बाद में शाम आएगी, ठीक है। पहले सुबह होगी और बाद में शाम आएगी। तो पहले सुबह के लिए हम लोग कौन सा सेंटेंस लेंगे? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्या हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन क्या है? इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग आपका किसमें है? तेजस्विनी वॉज नोन इन द विलेज फॉर हर डिवोशन टू द लॉर्ड। अब हमें डी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? डी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। पहले मॉर्निंग फिर इवनिंग। तो डी आपका किसमें दिख रहा है? CADB है ए वाले में, सी वाले में CBD है। तो डी हमें मिल गया सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला हमारा करेक्ट हो गया। पढ़ देते हैं पूरा कि तेजस्विनी वॉज नोन आ गया, ठीक है। फिर उसने क्या करा है? शी वुड गो टू द लॉर्ड्स टेम्पल ट्वाइस अ डे, आ गया ना कि वो 2 बार जाती है, पहले सुबह फिर शाम। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। क्या है? CBD है, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा PQRS, ठीक है। इंपॉर्टेंट था और ज्यादा टफ भी नहीं था, आपके MTS लेवल का ही था ये, कि बस सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं, समझ जाएंगे आपकी कैसे भाई दिन में 2 बार जाती है, तो पहले सुबह पूजा करेंगे फिर शाम में पूजा करेंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना लीजिए तो आप अच्छे से PQRS को कर पाएंगे, ठीक है।
चलिए देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छूटा है नहीं छूटा है, फिर हम लोग अपना क्लोज टेस्ट देखते हैं, ठीक है। एक हमारा स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन रह गया है, स्पॉटिंग एरर देख लेते हैं। स्पॉटिंग एरर, ठीक है। स्पॉटिंग एरर है कि राम वॉज रिबॉर्न अगेन एज कृष्णा इन द्वापर युग। कि जो राम भगवान जी थे, राम जी थे, उन्होंने द्वापर युग में कृष्ण अवतार में जन्म लिया, ये है। अब इसमें कौन से पार्ट में एरर आपको लग रही है? राम वॉज रिबॉर्न अगेन एज कृष्णा इन द द्वापर युग, ठीक है। देखिए जब भी आपको ऐसा मिले, अगेन मिले, री वाला कोई वर्ड आपको मिले, रिबॉर्न आपका जैसे है रिबॉर्न, और साथ में आपको अगेन मिले, देखिए री का मतलब ही क्या होता है कि हम दोबारा से कोई चीज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो री जहां लग गया मतलब इसमें खुद ही आपका अगेन जो है इनबिल्ट है, अगेन इसमें इंक्लूड है वर्ड आपका, तो इसके साथ हम लोग अगेन का यूज कभी नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज कर रहे हैं, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। रीबॉर्न का मतलब ही हो गया कि उन्होंने दोबारा जन्म लिया है, अगेन मतलब भी दोबारा हो गया, तो दो बार दोबारा नहीं आएगा। री का मतलब ही अगेन हो जाता है, तो रिबॉर्न मतलब दोबारा से उन्होंने जन्म लिया है। तो अगेन को हम लोग रिमूव कर देंगे बी वाले ऑप्शन से, बी वाले ऑप्शन से अगेन को हटा दीजिए, बाकी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। रिबॉर्न कर लेंगे एज कृष्णा इन द्वापर युग, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंस सारे क्वेश्चन निपट गए हैं, 20 क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन अपने क्लोज टेस्ट के, ठीक है। क्लोज टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, साइड में क्या आ रहा है? क्लोज टेस्ट। देखो पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट कि पॉल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग नेचर, ठीक है भाई। पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण, वो नेचर को डिस्ट्रॉइंग कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ठीक है। द स्मोक दैट इज, फर्स्ट वाला आ गया फिलअप, फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स इज द मिक्सचर ऑफ पॉइजनस गैसेस। कि कहा गया जो स्मोक धुआं निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? जो फैक्ट्रीज की चिमनी होती हैं, उनसे जो चिमनी होती है, फैक्ट्रीज में ऊंची ऊंची चिमनी होती है, उनसे कितना धुआं निकलता है, तो वहां से जो धुआं निकल रहा है, व्हीकल्स जो आपके होते हैं, व्हीकल्स हो गए जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, इनसे जो धुआं निकल रहा है व्हीकल्स से, तो इनसे जो इनका जो गैसेस का मिक्सचर है ऑफ पॉइजनस गैसेस, इनसे जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत ज्यादा विषैली गैसें होती हैं। विषैली गैसों का वो जो धुआं है मिक्सचर होता है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में दैट इज के बाद क्या आएगा हमारा? दैट इज क्रिएटेड आएगा। जो स्मोक है, जो चिमनीज और व्हीकल से निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज क्रिएटेड होगा, दैट इज जनरेटेड होगा, दैट इज एमिटेड होगा, या एब्जॉर्ब्ड होगा। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा? देखिए जब धुआं निकल रहा है तो हम उसको क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, जनरेट नहीं कर रहे हैं, किसी की उत्पत्ति नहीं हो रही है, ठीक है, जनरेशन नहीं हो रही है। एमिटेड, जब भी आपकी फैक्ट्रीज से जब धुआं निकलने की ऐसे आता है, पोल्यूशन के लिए आ रहा है, धुआं निकल रहा है, तो वो क्या हो रहा है? एमिटेड हो रहा है, निकल रहा है धुआं, फैल रहा है धुआं। तो उसके लिए एक परफेक्ट वर्ड आपका क्या होता है? फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले का सी वाला ऑप्शन, एमिटेड। एमिटेड का मतलब होता है कि धुआं फैल रहा है, निकल रहा है चिमनी से, ठीक है। तो एब्जॉर्ब मतलब क्या? अवशोषित करना, तो भाई दैट इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है चिमनी से, चिमनियों से और व्हीकल से धुआं निकल रहा है, फैल रहा है पूरे पर्यावरण में, ठीक है। तो एमिटेड हो जाएगा, क्रिएटेड और जनरेटेड नहीं होगा, ठीक है। धुएं को बनाया नहीं जा रहा है, जनरेट नहीं किया जा रहा है। चलो, ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, पर्यावरण पॉल्यूशन है, देयर इज इन नेचर सो मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ, ये देखते हैं बाद में, पहले देयर इज वाला देख लेते हैं कि ड्यू टू एनवायरमेंटल मतलब इस पॉल्यूशन के कारण, देयर इज इन नेचर, नेचर में क्या है? एन इम्बैलेंस है, बैलेंस है, डिफरेंस है, या इनइक्वालिटी है, ठीक है। इम्बैलेंस क्या हो गया? असंतुलन हो गया किसी चीज का, जब असंतुलन में होती है कोई चीज तो वो इम्बैलेंस हो गया। बैलेंस तो पॉजिटिव वर्ड है आपका कि भाई बैलेंस हो गया, बैलेंस तो नहीं हो सकता, इतना पर्यावरण की बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका असंतुलन ही होगा। डिफरेंस क्या हो गया? विभिन्नता हो गई, अलग हो गया, वो भी नहीं होगा डिफरेंस। इनइक्वालिटी, असमानता होती है, कोई आपके कलर हो गए या क्या होता है कास्ट वगैरह में इनइक्वालिटी हो गई, किसी साइज में इनइक्वालिटी हो गई, उसके लिए होता है इनइक्वालिटी। तो असंतुलन के लिए परफेक्ट वर्ड क्या है? सेकंड वाले का ए वाला ऑप्शन, एंड इम्बैलेंस, एंड इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस है, असंतुलन है पर्यावरण में उस पर पॉल्यूशन के कारण, ठीक है।
देयर इज एन इम्बैलेंस इन नेचर, असंतुलन हो गया है पूरे प्रकृति में, ठीक है। सो मैनी बर्ड्स, जो बहुत सारी चिड़ियां हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधे हैं, आर ऑन द वर्ज ऑफ, वर्ज ऑफ का मतलब होता है कगार पर, किसकी कगार पर हैं, डे बाय डे, भाई दिन प्रतिदिन कगार पर आते जा रहे हैं, किसकी कगार पर आते जा रहे हैं। थर्ड वाला देखते हैं, सर्वाइवल की, एक्सटिंक्शन की, अपीयरेंस की या डिस्टिंक्शन की, कौन सी कगार पर आ रहे हैं कि भाई इतना पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सब किसकी कगार पर आते जा रहे हैं, सर्वाइवल। सर्वाइवल तो एक इंसान करता है कि सर्वाइव कर रहे हैं, जीने के लिए सर्वाइव हो रहा है, भाई किस लिए सर्वाइव हो रहा है, तो वो सर्वाइवल हो गया। एक्सटिंक्शन आपका हो रहा है कि बिल्कुल मरने की कगार पर है, मतलब विलुप्त होने की कगार पर है, तो एक्सटिंक्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अपीयरेंस तो ये हो गया, दृश्य हो गया, दिखावट हो गई, अपीयरेंस ये कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस हो गया, तो कगार पर, दिखने की कगार पर वो नहीं होगा, डिस्टिंक्शन भी नहीं होगा। क्या आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, एक्सटिंक्शन। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन एक्सटिंक्शन। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है, बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इतने पॉल्यूशन के कारण सभी पशु पक्षी और पेड़ पौधे जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पर हैं, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। चलो फोर्थ देखते हैं, द ओनली वे टू डैश एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज टू प्लांट मैनी ट्रीज। अब भाई एक ही रास्ता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को क्या करने का, इंट्रोड्यूस करने का, सस्टेन करने का, रेडिएट करने का या इरेडिकेट करने का, बताइए। इंट्रोड्यूस क्या हो गया, इंट्रोडक्शन देते, इंट्रोड्यूस भाई जान पहचान नहीं करा रहे पॉल्यूशन से, सबको पता है क्या पॉल्यूशन है। सस्टेन मतलब बनाए रखना, हमें पॉल्यूशन को बनाए नहीं रखना है। रेडिएट क्या होता है, रेडिएशन होती है, जो विकिरण निकलता है ना, किरणें फैल रही हैं, विकिरण हो रहा है, रेडिएट हो गया वो तो। इरेडिकेट मतलब होता है किसी चीज का हम बिल्कुल समूल नष्ट कर दे रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं, जड़ से नष्ट करने के लिए पॉल्यूशन को। क्या यहाँ पर करेक्ट होगा, फोर्थ में आपका करेक्ट होगा डी वाला ऑप्शन, इरेडिकेट, ठीक है। इरेडिकेट का क्या मतलब हो गया, समूल नष्ट कर रहे हैं, जड़ से उखाड़ फेंकना किसी चीज को, ठीक है। तो द ओनली वे टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन को, अगर पर्यावरणीय पॉल्यूशन को जड़ से उखाड़ फेंकना है, मतलब जड़ से हमें डिस्ट्रॉय करना है, इरेडिकेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज टू प्लांट मैनी ट्रीज, हमें बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करना पड़ेगा, बहुत सारे पौधे लगाने पड़ेंगे। बाय प्लांटिंग ट्रीज, पौधे लगाने के द्वारा वी कैन गेट रिड ऑफ का मतलब किसी चीज से जब छुटकारा पाते हैं, गेट रिड ऑफ मैनी हार्मफुल पॉइजनस गैसेस, बहुत सारी हार्मफुल जो हैं, नुकसानदेह विषैली गैसेस हैं, उनसे हमें क्या है, छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा मिल सकता है जब हम बहुत सारे पौधे लगाएंगे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन टू एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, यह सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और टू के बाद एक वर्ड आएगा, फिर एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, तो क्या होगा, टू रूइन आएगा, नेग्लेक्ट आएगा, प्रिजर्व आएगा या डिस्ट्रॉय आएगा। भाई हमें रूइन नहीं करना है एनवायरमेंट को, हमें देखिए प्रोटेक्ट दे रखा है एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट, तो हमें पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए होगा कि भाई एनवायरमेंट को संरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो दूसरी तरफ भी हमें पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए। रूइन तो बर्बाद हो गया, नेग्लेक्ट मतलब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, चीजों को अनदेखा कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा। प्रिजर्व मतलब क्या है, संचित करके रखना, उनको संजो कर रखना, प्रिजर्व करना, बनाए रखना, तो प्रिजर्व होगा। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, तो प्रिजर्व यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड है। फिफ्थ वाले में आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन है, प्रिजर्व करके रखना, उन्हें बनाए रखना, संचित करके रखना, तो उन्हें संचित करना है, प्रोटेक्ट करना है, प्रत्येक एवरीवन की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलो, तो बहुत ही अच्छा पैसेज था आपका, कोई ऐसा टफ पैसेज नहीं था, सिंपल से आपके सही से सीधा सीधा चल रहा था। ज्यादा से ऑप्शन भी आपके क्या थे, टफ नहीं थे, वोकैब भी इजी थी, इतनी टफ नहीं थी, तो अच्छा पैसेज था। एमटीएस लेवल का आपका पैसेज था और पॉल्यूशन पे पैसेज था, ठीक है। अच्छा सा था आपका, गैसेस पे और पोल्यूशन पे आपका आई थिंक आज की शिफ्ट में आया हुआ भी क्वेश्चन है, पैसेज आया आपका क्लोज टेस्ट पोल्यूशन पे, शायद बीमारी पे, डिसीज पे या पोल्यूशन पे कोई आया हुआ है, ठीक है। तो जरूर ये देखिएगा क्लोज टेस्ट, और पूरा ही प्रैक्टिस सेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे के सारे 25 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे।
तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। शाम को 7 बजे एनालिसिस होगी तीनों शिफ्ट के एग्जाम की, मैंने कल भी कराई थी, आप वहां से देख सकते हैं जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। तो शाम को मिलते हैं लाइव क्लास में शाम को 7 बजे, और प्रीवियस प्रैक्टिस सेट भी जरूर देख लीजिएगा, सब आपके बेनिफिट देंगे एग्जाम के लिए। एमटीएस लेवल के हैं और जिस तरीके से आपका पेपर आया है कल, उस तरीके से आज का भी पूरा प्रैक्टिस सेट था। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे फिर। वीडियोस देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।